बात ना कीजिए सर। सेलुलर ट्रांसमिशन पहले लिख लो, ये क्या होता है, ठीक है ना। इसके सेलुलर ट्रांसमिशन। सेलुलर ट्रांसमिशन से तात्पर्य सेलुलर ट्रांसमिशन से तात्पर्य वायरलेस कम्युनिकेशन से है। वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संचार। बेतार संचार, वायरलेस मतलब बेतार, ठीक है ना। संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। मैंने क्या बोला, सेलुलर ट्रांसमिशन का तात्पर्य वायरलेस कम्युनिकेशन से है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान दूरगामी स्तर पर, दूरगामी स्तर पर आसानी से किया जा सकता है। में मोबाइल द्वारा होने वाला संचार प्रमुख भूमिका निभाता है, तथा इसमें भी प्राप्त सेवाओं को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे जैसे सी डी एम ए। अगर GSM, CDMA और GSM। FDMA भी है। डिवाइस का नाम है नहीं, व्यवस्था का नाम है। बताते हैं, आप जानते हैं इसको। लिख लिया आप लोगों ने।
आपको मालूम होगा कि आज जो मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे पहले क्या हुआ करता था कि आज भी जियो उसी में काम कर रहा है। जियो में क्या हम दूसरी सिम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। इसी प्रकार से क्या था कि सबसे शुरुआती दौर में जब सेलुलर का विकास हो रहा था उसमें एक सेट आया करता था जिसको सीडीएमए सेट बोला करते थे। क्या बोला करते थे? सीडीएमए। सीडीएमए क्या किया करता था, वो उसी की सिम उसी में लगी रहा करती थी। टाटा भी इस फंक्शन में काम किया है जिसमें उसी की सिम लगा करती थी, दूसरी सिम नहीं लगा सकती। और तो और शुरुआती दौर में क्या किया करते थे, ये एम्बेडेड यानी कि इनबिल्ट सिम डाल के दिया करते थे। थोड़ा सा और अगर पहले जाएंगे आप लोग, इससे फायदा क्या होता था? कंपनियों को ये फायदा हुआ करता था कि हमारा ग्राहक दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिम सस्ती भी थी। अगर 100 रुपए 200 रुपए की कुछ सिम थी तो हैंडसेट कितने का था? 3000 4000 5000 रुपए का, या इससे भी ज्यादा का था। तो 200 300 रुपए के लिए वो 5000 नुकसान नहीं कर सकता। क्या कर सकता था? हाँ, परमानेंट ग्राहक होने की वजह से आपको वो बेनिफिट भी दिया करता था। वजह ये है कि अगर आपको याद हो या आप लोग ये बात सुने हो, पहले रिचार्ज हमें कैसे मिला करता था? आप 100 रुपए करवाएंगे तो 90 रुपए पैसा मिलेगा या 85 रुपए पैसा मिलेगा। ये बात मालूम है आप लोगों को? होता था ना। और दूसरी बात ये भी रहा करता था कि आपके हर मिनट के हिसाब से वैल्यू करके वो पैसा डेबिट किया करता था। तो 1 मिनट का किसी 50 पैसा लगता था, वो भी टॉपअप करवाना पड़ता था। मैं 500 रुपए रिचार्ज भी करवाओ फिर उसके बाद 45 50 100 रुपए का टॉपअप भी करवाओ। तो पहले 1 रुपए कटता था, जब टॉपअप करवा लेते थे तो 45 पैसा या 50 पैसा कटता था। यानी रेट दर कम करने के लिए भी टॉपअप करवाना पड़ता था। यह व्यवस्था था पहले। ये वाली व्यवस्था नहीं। हालांकि शुरुआती दौर में टाटा से टाटा बात करोगे तो फ्री बात बदलेगी। ये सुना था आप लोगों ने? ठीक है ना। या फिर रिलायंस रिंग बोला करते थे। क्या बोलते थे? रिंग। रिलायंस इंडिया मोबाइल ऐसा कुछ नाम था। रिंग टू रिंग बात करोगे तो फ्री में बात होगी। फिर बीच में आया कौन? डोकोमो आया। टाटा कौन सी? टाटा डोकोमो आया। नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, डोकोमो जब आया तो उसने क्या किया? डोकोमो तो डोकोमो फ्री, लेकिन बाहर बात करोगे तो 30 पैसा पर मिनट बिना टॉपअप के। फिर धीरे धीरे वो भी बढ़ा आगे। फिर क्या हुआ? जैसे ही जियो तो बोले टोटल फ्री, सिर्फ आप खरीद बस लो मेरा मोबाइल। शुरुआती दर में जियो ऐसे ही आया था ना, 1 साल के लिए फ्री। फिर से बढ़ा दिया, 1 साल एक्सटेंड कर दिया, 2 साल तक सब फ्री में दिया सेवा। फिर क्या हुआ? एक बार रिचार्ज करवाओ 365 का साल हो पाओ। फिर क्या हुआ? अब 300 रुपया हर महीने दे जाओ। यही व्यवस्था हो गई ना। मतलब क्या, ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई बदलती गई। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और बदलती गई। इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे जो कॉस्टिंग थी, हमारे जो सर्विसेज थी, वो इनहेंस नहीं होती। शुरुआती दौर में जियो ने फ्री में दिया, क्या वजह थी वो जाने भगवान जाने। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके जो क्या थे कि टावर्स कस्टमर बेस बढ़ाना था। पहले शुरुआती दौर में जब जियो ने लॉन्च किया तो उसका जो मार्केट वैल्यू थी बहुत कम थी। हमारे जियो में दे रहा है पैसा, सामान लोगों का पैसा लगाओ इस कंपनी में, क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 साल गुजरे वो इतनी तेजी से हाइक हुआ कि 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक पैसा उनको मिला जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। और आज तो घूम में चली रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जियो रिलायंस वगैरह। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। जो सीडीएमए की मैंने बात किया, सीडीएमए क्या है? वो जो हैंडसेट जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते थे? उसी की बस सिम लगा सकते थे। आज क्या हो गया? हम अपने मोबाइल में किसी भी कंपनी की सिम लगा सकते हैं। ये वजह है हुआ कि आपकी सिम जो है वो जीएसएम है। सिम कौन सी है? जीएसएम। अब कौन सी है भाई? 5G। जनरेशन चेंज हो गया। आप जो नई सिम लेते हैं वो सारी सारी कैसी है? 5G सिम। तो ये सारी चीजें क्या टेक्नोलॉजी है? क्या है? ऐसे और बताते हैं आप लोगों को। आप लोग देखा है, ध्यान न दिया होगा। मोबाइल में अगर आपने देखा हो तो मोबाइल के नेटवर्क का उतार चढ़ाव होगा, वहां LTE लिखा रहता है। लिखा रहता है क्या? लिखा रहता है शायद FTE ऐसा कुछ लिखा रहता है, ऐसे कुछ लिखा रहता है। वो क्या है? एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी है। क्या है वो? टेक्नोलॉजी है। जो जियो है और एयरटेल है वो एडवांस टेक्नोलॉजी LTE में काम कर रही है। और इस जनरेशन के आगे की जनरेशन, अभी अगर हम बात करें 5 साल या 10 साल पहले, 10 साल पहले भी मोबाइल का इस्तेमाल होता था। अगर हम लोग बोलते कि हमारे सामने हम बात करें, सामने वाली फोटो आएगी तो
थोड़ा सा मजाकिया टाइप का लगता है। ये हम बोलते हैं अमेरिका में ऐसा होता है तो बोलते हो गया अमेरिका तो अमेरिका है। लेकिन अब वो चीजें क्या होती है कॉमन होता है। अब तो पूरे पूरे ये बोलते हैं कि घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी क्या बोलते हैं तो अगर दुआ से बात करवा जाए तो फोटो देख लेंगे या जिस अंदाज में बातें होती हैं। लोगों की अब हैबिट किस तरह जा रही है वीडियो कॉलिंग की तरफ वायरल हो रहे हैं। ठीक है ना। हम लोगों को भी लगता है कि ऐसे करते हैं वीडियो कॉलिंग कर लेते थे एक साथ हम लोग ग्रुप में बातें हो जाएंगे। महिला मंडली की ज्यादातर ग्रुप में बातें होती रहती कॉन्फ्रेंस कॉल। ये सारी चीजें क्या है टेक्नोलॉजी है। और यही चीजें क्या है हमारी सीडीए में सबसे पुराना एफडीए में पहले आया क्या आया एफडीए में फिर क्या आया सीडीए में फिर क्या आया जीसन और आज कहाँ आ गए हम एलटीई में। तो अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन की जनरेशन। देखो बेतार संचार की पीढ़ियां हेडिंग डालिए जनरेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये बात समझ में आई क्या कहानी है। नहीं चला बेतार संचार में पीढ़ियां यानी इसमें जो हम लोगों ने जैसे कंप्यूटर जनरेशन पढ़ा था उसी प्रकार से कम्युनिकेशन में भी जनरेशन आया यानी कि विकास क्रम हुआ। जी 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 बताएं। बस कर दे ठीक करवाना है। वायरलेस कम्युनिकेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन में समय के साथ समय के साथ तकनीकी विकास होती रही है। समय के साथ तकनीकी विकास होती रही है जिसे अलग अलग जनरेशन के रूप में अलग अलग जनरेशन के रूप में 5G तक बांटा गया है। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन तक बांटा गया है। इसमें अलग अलग जनरेशन में तकनीकी विकास के माध्यम से
अलग अलग जनरेशन में तकनीकी विकास के माध्यम से संचार की क्वालिटी एवं संचार का दायरा बढ़ाने में मुख्य रूप से कार्य किया गया है। जिसे आज फिफ्थ जनरेशन यानी 5G एवं 1G फर्स्ट जी के बीच तुलना करके समझा जा सकता है। चलिए IMEI ये क्या होता है जानते हैं आप लोग? EMI नहीं, IMEI। EMI दूसरी चीज होती है। जब किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो सबसे पहले क्या पता किया जाता है, क्या उसकी रसीद है या नहीं। रसीद का मतलब सिर्फ ये नहीं रहता कि वो मोबाइल आपका ही है कि नहीं है, कि यानी आपके पास भी चोरी का मोबाइल तो नहीं था। इससे मतलब नहीं रहता, मेन मतलब रहता है कि यदि आपके पास रसीद होगी, हम उस मोबाइल का क्या पास जाएंगे, IMEI। दुनिया में कहीं भी मोबाइल बने, दुनिया में कहीं भी मोबाइल बने, किसी भी कंपनी का मोबाइल बने, वो फाइनली जब भी नेटवर्क में आएगा तो उसका IMEI नंबर सर्वर में फीड हो जाएगा। अब उसकी जानकारी दो लोगों के पास जरूर से रहेगी। पहला, दुकानदार को कोई लेना देना नहीं, मैन्युफैक्चरर के पास, ठीक है ना। अगर वो मैच नहीं करता है किससे, मैन्युफैक्चरर के डाटाबेस से, तो उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा मोबाइल को, उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा नेटवर्क में। आज टेक्नोलॉजी आपके सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सर्विसेज दे रही हैं, सही बात है, लेकिन अब वो लिमिटेड भी हैं। कैसे लिमिटेड है कि कोई भी आगे किसी भी सर्विस का इस्तेमाल नहीं करने लगे, कि आप अपने मन चाहे मोबाइल बना लो, और मोबाइल बनाने के बाद उसको एक्सेस कर लो, सिम ले लो, सिम अपने से बना लो, तो कोई भी मोबाइल नंबर दे नहीं कर सकते। जितने भी मोबाइल नंबर आप क्या करोगे, अलॉट करोगे, उसकी डाटा किसके पास देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क वाली व्यवस्था को, जो नेटवर्क हैंडल करता है। मालूम मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको शॉर्टकट में बोला जाता है। जैसे अपने बैंकिंग लेन देन को कौन हैंडल करता है, RBI। कौन हैंडल करता है, RBI। उसी प्रकार से जो सेलुलर ट्रांसमिशन है, उन चीजों को एक हैंडल करता है। कॉल सेंटर नहीं है ये, मानी कि हिंदुस्तान का मुखिया किस डिपार्टमेंट का, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसको कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो उसको आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैंने इन इन नंबर को अलॉट किया है, और अगर वो नंबर मैच करेंगे उसके डेटाबेस से, तभी वो आप एक्सेस कर पाओगे। तो क्या होगा, सिम नॉट वैलिड, सिम नॉट वैलिड हो जाएगी, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे नेटवर्क को, कि आप कोई भी नंबर, नहीं तो टेक्नोलॉजी चोरी करके हम क्या कर लें, घर में सिम बना लें, बताएंगे किसी को ना, अब पता भी ना चले कि कहाँ से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया हमारा।
तो कोई भी मतलब चीटिंग कर सकता है ना, कर सकता है नहीं कर सकता है, कर सकता है। अभी अभी आज की वर्तमान की बात नहीं करता मैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जैसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से वेब कॉलिंग कर पाते हैं ना, उसी प्रकार से ईमेल आईडी से या नॉर्मली क्या नाम से गूगल में जाके सर्च करेंगे ऑनलाइन कॉलिंग, तो वो आप किसी मोबाइल में फोन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये बात मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम ना? जैसे आप व्हाट्सएप में कॉलिंग करते हैं ना, आपका नंबर रहता है ना, लेकिन उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर आप ऑनलाइन से किसी की को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके पास मोबाइल नंबर आपका नहीं जाएगा, वो भी दो चार नंबर का नंबर जाएगा, दो चार नंबर का नंबर जाएगा, प्लस 91456 कुछ भी मान लीजिए इतना। तो क्या होगा, क्या आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से? आसानी से नहीं। उसके लिए फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? साइबर सेल। वहां से डिटेक्ट होगा कि भाई ये इसने फाइनली कोई आईपी एड्रेस लिया होगा, आईपी एड्रेस लिए कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया, नेटवर्क का इस्तेमाल किया उसमें कौन सा मोबाइल रजिस्टर्ड है, ये है कहाँ का, कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया। पहली चीज पकड़े तो जाओगे, पकड़े तो जाओगे ही। ये तो बिल्कुल ना सोचो कि हमको कोई पकड़ ना पाएगा, ठीक है ना। आदान प्रदान होता है चाहे जहां चले जाओ, अगर डिपार्टमेंट ने सोच लिया पकड़ना है तो आप पकड़े जाओगे। तो चीटिंग करने के बारे में बिल्कुल सोचिए नहीं। एक मैं इसे भी आपको बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिसके माध्यम से आप अवेयर रहिए, नहीं तो आपके साथ चीटिंग हो होगा कुछ, ठीक है ना। जैसे मैं इसलिए नहीं सब कुछ कह पा रहा हूँ क्योंकि जैसे कभी कभी जियो के ऊपर क्या कर देता है, फलाना क्या नाम है, जैसे आरबीआई बोलते हैं ना, उसने उनको क्लेम कर दिया, कितने का 500 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो जो आप नाम बता रहे हैं वो नहीं मैच कर रहा मेरे डेटाबेस, मेरे डेटाबेस, ठीक है ना। इस वजह से जो भी है, मेन मतलब हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा सेलुलर ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, उसमें जितने भी हमारे मोबाइल आएंगे, हर व्यक्ति का एक सीरियल नंबर होगा जो दूसरे से मैच नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं? IMEI नंबर। अच्छा एक बात और बताइए, मैंने रोल नंबर के बारे में बताया था ना, वो 10 नंबर का रोल नंबर आपका सारी डिटेल बता देता है कि आप 10वीं का रोल नंबर बता रहे हैं कि 12वीं का रोल नंबर बता रहे हैं, कौन से सत्र में पास किया था आपने, कौन से जिले के हैं आप, कौन से संकुल के हैं आप, और वहां पर कौन से नंबर के स्टूडेंट हैं आप। ये बात बताया था ना हमने, नहीं बताया था? बताए थे ना। उसी प्रकार से जो IMEI नंबर रहता है वो 18 20 25 नंबर का, उसमें एक पहले वो बताता है कि भैया ये आप कौन सी कंपनी के मोबाइल से, क्या बताता है? पहले वो ये बताएगा कि आप कौन सी कंपनी के मोबाइल है, फिर वो बताएगा भैया कौन सा मॉडल नंबर है, फिर वो क्या बताएगा कि आपने कब परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग कब की है। तो वो बहुत सारी डिटेल लेके रखता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने देखा बार कोड, जानते हैं आप लोग बार कोड? उसमें बहुत सारी लाइन 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 रहती है ना, तो लाइन क्या रहती है, बहुत सारी डिटेल बताती है भैया ये कौन सी वाली कंपनी से बना हुआ है, कब का बना हुआ है, कौन से बैच का है, कौन से लॉट का है, डेट कौन सी है, कब निकला है, कितने रुपए का है, कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, सब बता देता है। तो उसी प्रकार से वो जो IMEI नंबर रहता है वो क्या बता देता है, आपके मोबाइल के सारा कॉन्फ़िगरेशन। आज के लिए कल बात करेंगे IMEI के बारे में, और ठीक है ना। एक तो मूवी आई थी, कौन सी आई थी, दृश्यम आई थी शायद, समझ में आ जाए वाली मूवी, देखा करो। नहीं देखोगे तो कम से बचा लोगे।